नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब नजर तीसरे, चौथे और पांचवें चरण पर है, जहां पर 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचेंगे। 5 मई को अयोध्या तो अमित शाह को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। अपनी चाणक्य नीति के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों को फतेह करने के लिए लगातार गृह मंत्री अमित शाह काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यादव का कुनबा कहा जाने वाले यानी यादव लैंड मैनपुरी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की, रोड शो किया, जिसमें जन हुजूम देखा गया। योगी मोदी के नारे लगाए गए। साथ ही साथ इस रैली की यह बात खास रही कि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 बुलडोजर थे, जो प्रतीक हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बुलडोजर उन पर चलेगा जो अपराधी होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी का सस्पेंस अभी भी कांग्रेस ने बरकरार रखा है। हालांकि कल नामांकन है और नामांकन से पहले ये उम्मीद लगाई जा रही कि आज आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें कि गोंडा की जो कैसरगंज सीट है, उससे बीजेपी ने ऐलान कर दिया है अपने प्रत्याशी का। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि रायबरेली से भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बड़ी खबर है, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारते हुए दिनेश प्रताप को रायबरेली से प्रत्याशी बना दिया है। इसी पर आज चर्चा होगी। 4 संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं, संजय गोंडा से, जीत मैनपुरी से और रमेश सीतापुर से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संजय से। संजय जी, ऐलान हो चुका है, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है। जी संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सौम्या जी, बिल्कुल आपको बता दूं जो है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट काट करके उनके बेटे को टिकट की जो पुष्टि की, लेकिन अभी आधिकारिक उसकी कोई पुष्टि आई नहीं है। उनके बेटे प्रतीक भूषण जो गोंडा सदर से विधायक है, वो अपने फेसबुक और मतलब जो हैंडल पे उन्होंने जो है वायरल किया है इसको जो है लेकर के जो टिकट को, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उस पर जो है बीजेपी की कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन ठीक 10 मिनट पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। उनके बेटे को टिकट मिल चुकी है। जी आगे बताएं। जी बिल्कुल, इसको लेकर के वहां के करण भूषण जो अपने पिता के पास गए, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, और उनको काट हुआ। और ब्रजभूषण शरण सिंह अपने तमाम समर्थकों को ये कहा कि करण भूषण का सपोर्ट करे और प्रचार करे, क्षेत्र में जाकर के जो है प्रचार करे। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से अमेठी में अभी भी सस्पेंस बरकरार है कांग्रेस को लेकर, तो बीजेपी ने रायबरेली से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, यानी कि कैसरगंज और रायबरेली से दोनों से ही प्रत्याशियों के नाम बीजेपी की तरफ से सामने आ चुके हैं। दिनेश प्रताप का नाम सामने आया है। जानना चाहूंगी दिनेश प्रताप के बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल बता दें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भाजपा से दोबारा इनको टिकट मिला है और सोनिया गांधी के समय में भी एक चुनाव लड़े थे, जो कि इनको हार मिली थी। और वही अगर बता दें इनको टिकट मिला, वही कांग्रेस प्रत्याशी कोई वहां टिकट अभी घोषणा नहीं, ना तो वहां ना तो अमेठी में। अब तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस परिवार से उनको टिकट मिलेगा, किसी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नामांकन की पूरी तैयारियां, दोनों ही जगह के नामांकन की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होता है, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और आज शाम तक ऐसी उम्मीद है कि दोनों नाम सामने आ जाएंगे और अमेठी से राहुल गांधी का नाम होगा, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लोगों में किस तरीके का इस समय माहौल है, कांग्रेसियों में क्या माहौल है, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल बता दें सौम्या, जिस तरह के देखा जा रहा है अमेठी में आज किशोरीलाल शर्मा और उनके साथ मनोज मट्टू भी आए, जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता कहे जाते हैं, और उनके साथ कांग्रेसियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और वही बात अगर आप रैली की जाए तो वहां भी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन पर्चा खरीद लिए हैं दोनों जिलों से। पर्चा आज देर शाम तक हो सकता है कि यहाँ से राहुल वहां कांग्रेस परिवार का किसी को चुनाव लड़ाएंगे। जी बिल्कुल। जीत, अगर मैनपुरी की हम चर्चा कर लें, क्योंकि मैनपुरी जो है वो यादव लैंड कही जाती है। कई साल हो गए जब से यादव परिवार वहां से चुनाव लड़ना शुरू हुए, मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ना शुरू हुए, लोगों का कहना है तब से वोट दे रहे हैं और अभी तक इस अभेद किले को कोई भेद नहीं पाया है।
आज मुख्यमंत्री का रोड शो रहा और हमने देखा कि जन हुजूम भी देखने को मिला, भीड़ देखने को मिली और इसी के साथ बुलडोजर भी खड़े दिखाई दिए। क्या लग रहा है कि इस बार इस किले को हिलाने का या ढहाने का काम ठाकुर जयवीर सिंह कर पाएंगे? जी बिल्कुल सौम्या, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे हैं। मैनपुरी पहुंचकर जहां उन्होंने केंद्रीय कार्यालय बना रखा, केंद्रीय कार्यालय पहुंचे हैं। केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय कार्यालय के पास से किश्चिंत राय से उन्होंने रोड शो शुरू किया। रोड शो शुरू में करने के बाद पहले बुलडोजर की काफी रैली निकाली गई है, पूरे बाजार में मार्केट होते हुए सीधे महाराणा प्रताप चौक पहुंची है। तो वहीं जब योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे हैं तो उसके बाद रोड शो किया। तो वहीं आपको बता दें कि जनता का रुझान है, जनता इतना एकदम हष्ट खुश थी जब उन्होंने रोड शो में, जब रोड शो चालू किया गया है मैनपुरी से, जब मार्केट अंदर होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड शो था। तो रोड शो में जब उन्होंने चल रहे तो साथ में बुलडोजर भी साथ में थे और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। देखने वाली बात यह होगी जो ठाकुर जयवीर सिंह एक प्रत्याशी हैं, उनके लिए यहाँ से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोटों की अपील भी की है, तो जनता से वहीं वोटों की अपील की है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता है मैनपुरी, तो इस बार सेंध लगाने के काम भाजपा करेगी। जी बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और जिस तरीके से 2012 में जब वो उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने समझा कि बीजेपी का जो खोया हुआ वोटर है उसे दोबारा से जगाना है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मजबूत होंगे तभी दिल्ली का रास्ता मजबूत हो पाएगा। और मेहनत करते हुए 2024 में परिणाम भी दिए, उसके बाद 2019 में परिणाम दिए। अभी पहले और दूसरे चरण में थोड़ी सी बीजेपी लड़खड़ाई, ये उनके खुद के नेताओं ने माना। उसके बाद यहां पर अमित शाह की दोबारा से एंट्री हुई और लगातार बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं और अपना एक प्रभाव छोड़ने की जगह जगह कोशिश कर रहे हैं। सीतापुर में किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहा? जी बिल्कुल सौम्या, आपको बता दूं, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में आज अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं, फिलहाल हैं, मौके पर पहुंचने वाले हैं। और जहां बात की जाए तो विशाल जनसभा को आज संबोधित करेंगे। बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो आज प्रशासन द्वारा जब से अमित शाह के आने की तैयारियां, चर्चाएं हुई है, तब से लेकर के जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था और वहां के जो व्यवस्थाएं है देखने में लगा हुआ है। तीसरी बार, 2 बार सांसद रह चुके भाजपा से राजेश वर्मा, इन्हीं को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ से। तो इनके समर्थन में एक बार फिर अमित शाह सीतापुर आ रहे हैं। और आज आपको बता दें, यही नहीं, सीतापुर और सटा हुआ जिला जो है लखीमपुर और धौरहरा, जो ये तीनों प्रत्याशी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हालांकि जो अगर बात की जाए तो मंच पर देखे जाने वाले ये जो जितने भी विधायक हैं यहाँ पर, जो भी मंत्री हैं, सीतापुर से 2 उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, राकेश राठौर गुरु, और ये दोनों मंत्री वहां पर मौजूद हैं, और एमएलसी पवन सिंह ये भी मौजूद है। विशाल जनसभा यहाँ पर देखने मिल रही है। तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, उस तरह से आज जो गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ का मंच जरूर देगा। और तीसरी बार फिर से जो बैनर लगा हुआ सामने, तो उसमें साफ लिखा है एक बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। तो ये बड़ी बात है कि आज जो गुरुमंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, उससे आज तीसरी बार फिर से राजेश वर्मा को सांसद बना करके और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सीट पर पहुंच करके कई सीटों को साधने की ये जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो कोशिश कर रहे हैं। जानना चाहूंगी किस तरीके का जनाधार बीजेपी का वहां पर है और टक्करी में कौन सी पार्टी सीतापुर में इस समय है? जी बिल्कुल सौम्या, जैसे जिस तरह से आपको बता दें कि भाजपा की, जैसे केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा का हुजूम इस समय देखने को काफी मिल रहा है। अगर देखी जाए तो ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो वहां पर थोड़ा सा आवारा कबंसों को लेकर जो है थोड़ा सा परेशान जरूर है, परंतु अगर बात की जाए उनसे तो साफ तौर पर वो भी पूरी सरकार ही बनाने किया जाएगा। अगर बात की जाए इसमें मौजूदा टक्कर की, तो कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन है, गठबंधन से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी राकेश राठौर को इस समय रखा गया है और इनकी बराबर से टक्कर आ रही है प्रत्याशी से। और इनके साथ साथ में और भी अगर देखा जाए तो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है अनिल यादव, जो बिस्वा से ये विधायक रह चुके हैं। माफ करिएगा, अनिल वर्मा नहीं है, ये विधायक
बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है और ये इनका भी काफी हुजूम यहाँ को देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वाली बात होगी, तीनों प्रत्याशी की बात की जाए तो भाजपा की टक्कर इस समय काफी आड़ी रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के देखिए अलग अलग सीटों के समीकरण हैं जो लगातार हमारे संवाददाता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा था कैसरगंज सीट पर और रायबरेली पर। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी सामने आए, हालांकि कांग्रेस ने काफी देर कर दी। इसके बाद बीजेपी ने अपने दोनों ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं और अब मुकाबला होगा तब जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी रायबरेली में सामने आएगा। वहीं अमेठी में भी लोगों को अपने प्रत्याशी का, कांग्रेसियों को अपने प्रत्याशी का इंतजार है। जीत, आपके पास फिर से आना चाहूंगी कि जैसे कि मैनपुरी में आज रोड शो देखा गया, उसके पहले अखिलेश यादव आए, एक जनसभा भी थी और लगातार जनसभाएं चल रही हैं। वहां पर शिवपाल सिंह यादव की जबान भी फिसली। उन्होंने कहा इस बार भारी मार्जिन के साथ आपको भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको काफी ओवरलैप करने की कोशिश की। जानना चाहूंगी आज योगी की इस रैली के बाद, इस रोड शो के बाद जनमानस में किस तरीके का प्रभाव है? बिल्कुल सौम्या, मैं आपको बता दूं, जब योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे हैं तो वहीं जब मैनपुरी का रोड शो किया, लगभग कम से कम 5 से 6 हजार लगभग कार्यकर्ताओं और जनता की भीड़ थी। तो वहीं जब रोड शो कर रहे थे दौरान की उनकी फूल से लगातार उनका स्वागत भी किया है। तो वहीं जब ठाकुर जयवीर सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको बिल्डोजर पे एक साथ मुख्यमंत्री और ठाकुर जयवीर सिंह एक साथ दिखे हैं, तो लोगों में एक उत्साह है कि अब की बार जो उन्होंने कहा है कि अब की बार मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता है वो ढाने का काम करेंगे। तो लगातार यहाँ पर जो कई बड़े नेता भी आए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी को ढाने का काम कर रहे हैं। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि मैं जिस जिला से लड़ता हूं तो उसका किला ढाने का काम करता हूं। जब उन्होंने सदर विधानसभा के चुनाव हुए तो तभी उन्होंने यहाँ पर जो विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे राजकुमार यादव, उनको भी हराने का काम किया था। तो जब टिकट इनकी जब फाइनल हुई है तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मैं जब भी कभी भी कोई चुनाव लड़ता हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह है कि जब भी ठाकुर जयवीर सिंह जो भी मीटिंग डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल होते नजर आते हैं। जहां भी मीटिंग होती है तो 4 से 5 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अभी हाल ही में एक जिला पंचायत सदस्य थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उन्होंने ठाकुर जयवीर सिंह ने उन्हें पट्टा पहनाकर जोरदार उनका स्वागत भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर लग रहा है कि अब की बार कुछ ना कुछ ऐसा होने को है कि जो समाजवादी पार्टी का किला ढाने का काम करेंगे ठाकुर जयवीर सिंह प्रत्याशी हैं जो भाजपा में। बिल्कुल, तो ये जो बात कही गई है कि इस किले को ढहाने का काम करेंगे, उसी की बानगी के चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो रोड शो रहा उसमें 14 बुलडोजर रहे। उस बुलडोजर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सवार रहे और बुलडोजर जो है वो मुख्यमंत्री की पहचान बन चुका है। उसी के साथ संजय, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया लेकिन उनके बेटे को दिया गया, इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो जन आधार है, जो जनता के बीच में ब्रजभूषण की मजबूती है, उसको बीजेपी डिनाई नहीं कर पाई। क्योंकि अगर ब्रजभूषण को टिकट दिया जाता तो कहीं ना कहीं विपक्ष उन पर हावी हो जाता। जिस तरीके से गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, केस चल रहा है, जिसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन बेटे को टिकट दिया गया। जनता उनका सपोर्ट कर रही है या नहीं? जनता के बीच में खुशी है इस बात की या नहीं? जी बिल्कुल सौम्या जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जैसे जो समर्थक है, कार्यकर्ता, उनके बीच खुशी देखने को मिली हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे दूसरे का टिकट पता है उनके बेटे को मिला, तो इस बार कुछ ना कुछ इससे बेस करके इनको मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह से। और बिल्कुल आपको बता दें कि ये कैसरगंज जो लोकसभा सीट है, इसमें जो है 4 विधानसभा है, तरफगंज विधानसभा, कटरा विधानसभा, कर्नलगंज विधानसभा और कैसरगंज विधानसभा। ये 4 विधानसभा, जिसमें 3 विधानसभा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है जो है, इसमें पंडितों का ज्यादातर वोट जो है। अब बात देखने वाली बात होगी कि सपा जो है अपने किस उम्मीदवार को उतारती है, क्योंकि सपा अभी तक सपा ने जो है समाजवादी पार्टी ने भी कैसरगंज सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है।
अब देखने वाली बात होगी कि सपा किस उम्मीदवार को उतारती, कहीं ब्राह्मण, अगर जो ब्राह्मण प्रत्याशी उतारते तो इस बार जो है कहीं ना कहीं जो है चुनाव टफ होगा। बिल्कुल। विजय, देखिए ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि राहुल गांधी के नाम से नामांकन पत्र खरीद लिए गए। हालांकि अभी कोई कांग्रेस की तरफ से कोई कौतूहल नहीं हो रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम से पत्रों को खरीदा गया है। वहीं स्मृति ईरानी उनको बार बार ये चैलेंज कर रही हैं कि मैं चाहती हूं कि शहजादे यानी कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े और मैं उनको पटकनी दूं। अगर मैंने आपसे ये बात सवाल कई बार किया है क्योंकि अब ये अंतिम बिल्कुल समय चल रहा है, इसलिए ये सवाल बेहद लाजमी है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी को कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे या स्मृति ईरानी उनसे बैकफुट हो जाएंगी। जी सौम्या, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इनको बड़ा कांग्रेस को बार बार लता रही है, बार बार हर मंच से उनको बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस से कोई यहाँ चुनाव लड़ जाए, राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह स्मृति ईरानी लगातार तीसरी बार उनको टिकट मिला नामांकन के बाद से लगातार हर जनसभा करें, गांव जाकर जनता से मिल रही हैं और अपने पैड बना रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, जगह जगह जाके अपने 10 साल के पूरे काल को गिना रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह राहुल गांधी का कांग्रेस परिवार का यहाँ कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उनको टिकट मिल रहा है। अब कल आखिरी डेट है, कल 3 तारीख है, कल नामांकन का आखिरी डेट है। अब तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस परिवार से कौन यहाँ चुनाव लड़ेगा। और लेकिन जहां तक हम भाजपा की बात की जाए तो स्मृति ईरानी लगातार इनके ऊपर सवाल पे सवाल की जा रही है और जनता के बीच बनी हुई है। जी देखिए, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से अपना आधार मजबूत किया, जब 2014 में यहां से चुनाव लड़ने आई थी तो उनके पास कोई आधार नहीं था, कोई खास पहचान नहीं थी और उन्होंने कांग्रेस परिवार की जो सीट थी अमेठी में उसमें मेहनत की, पहली बार चुनाव हारी, बीजेपी ने उन पर फिर से विश्वास जताया और 2019 में उन्होंने चुनावों में जीत हासिल की और एक बड़े चेहरे को वहां पर हराया और वहां पर स्थापित हुई। एक बार फिर से वो ताल ठोक रही हैं कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े और उनको विश्वास है कि जनता उनके साथ है। शायद इसीलिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है और ऐन वक्त पर नाम जो सब सामने आएगा उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को चुकाना पड़ सकता है। आखिरी सवाल रमेश आपसे, सीतापुर में जैसा कि गृह मंत्री की रैली को लेकर के लोग बेहद उत्साहित हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस बार सीतापुर में किस तरीके के मुद्दे हावी हो रहे हैं। जी बिल्कुल सौम्य, आपको बता दें अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में जो मुद्दों की बात कही है आपने तो बहुत अच्छी बात की। मुद्दे में इस समय ग्रामीण अंचल में हो चाहे शहरी अंचल ले लीजिए, सभी मुद्दे इस समय बहुत तेज पकड़ रहे हैं। अगर जनता के बीच अगर हम जाते हैं तो वहां पर सीधी तौर पर कहा जाता है कि बेरोजगारी, आवारा गोवंश और महंगाई के मुद्दे काफी तेजी पकड़ रहे हैं। तो इससे ये जरूर साबित हो रहा है कि हालांकि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, राजनेता आकर के जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर भाजपा का बोलबाला है। परंतु अगर जनता के बीच जाइएगा तो वहां मुद्दे बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई की मुद्दे जरूर सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए इस पर तो जो गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर हैं, ये तमाम वादे जनता के बीच कर रहे हैं। इसी बीच में अगर बात की जाए तो जो अभी हमने बताया था महेंद्र यादव जो बिसवा से विधायक रहे और ये पिछली बार में चुनाव बनाए गए हैं। जाकर के तमाम का साफ तौर पर कहना है कि हम सीतापुर में जब जन तक हमने भाजपा को पहुंचाया और फिर हमको यहाँ से निकाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अगर जो ये जीत की तरफ परचम नहीं ले रहा है तो भाजपा की केकरी जरूर कर रहे हैं। फिलहाल अब इस समय जो सीतापुर की बात जब सीतापुर में आज अमित शाह की जहां पर रैली है, इसके बाद आगामी 5 तारीख को, आगामी 5 जो मई आ रही है, इस 5 मई को हरगांव क्षेत्र में, हरगांव में चीनी मिल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम लगा है। इसको लेकर के प्रशासन काफी तैयारियां कर रहा है। तो अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सुनने में आ रहा था, परंतु यहाँ इनका कार्यक्रम कैंसिल करके सीधे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगाया गया। तो अगर सीतापुर वैसे तो राजधानी से सटा हुआ जनपद है
और यहाँ पर जोर शोर में अगर बात की जाए तो भाजपा के नेता पदाधिकारी जो भी हैं वो जोर शोर में सीतापुर में लगे हुए हैं और लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि सीतापुर का आखिर कुछ खास रहा है, इस वजह से शायद प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगाया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री का दौरा होने का मतलब है कि कई सियासी मायने हो सकते हैं कि वो सीतापुर में एक सभा करके आसपास के कई जिलों को साधने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही आपसे ये पूछना चाहूंगी, देखिए पहले और दूसरे चरण में हमने मतदान प्रतिशत देखा जो कि काफी कम रहा उत्तर प्रदेश का अन्य जिलों के मुताबिक। इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार पार्टियां कोशिशें कर रही हैं। आपके जिले में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए? बिल्कुल सौम्या, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन की नीति है उस हिसाब से प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी जिलाधिकारी अनुज सिंह व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है। सीतापुर में प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही, साथ ही सभी लोकल क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है लगातार, जहां पर रैलियों के माध्यम से लोगों को 100% मतदान बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। तो हालांकि जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों में जाकर के चुनावी पाठशाला लगाई जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इससे ये जरूर साबित हो रहा है कि जिस तरह से जो बीते जो मतदान हुए हैं उनसे जो चुनाव जो प्रतिशत कम हुआ है तो उसको अगर जनपद की बात की जाए तो बढ़ाने का 100% प्रयास किया जा रहा है और जिलों में कमी पाई जा रही है वहां पर काफी माहौल टाइट किया जा रहा है कि ताकि मतदान जितना भी हो सके 100% बढ़ा करके हो, ताकि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की जो है वो मजबूती से काम कर बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये अलग अलग सीटों के समीकरण हैं जिनको साधने के लिए सारी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं, कोशिशें कर रही हैं। विजय, संजय, जीत, रमेश, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 24 के चुनावों के लिए, ये लोकसभा चुनाव जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं, आपके शहर के सांसद के लिए ये चुनाव होते हैं और इसलिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं। आज एक हाई प्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, साथ ही साथ जो एक सस्पेंस चल रहा था कैसरगंज सीट पर उसका भी खुलासा हो गया है। अब ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दी गई है और उसकी ऑफिशियल घोषणा भी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी सस्पेंस को बरकरार रखा है और अमेठी रायबरेली से किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। अब जल्द ही ये घोषणा हो जाएगी, सारे प्रत्याशी सामने होंगे, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये मतदान तय करेगा, जनता का वोट तय करेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।